So we'll move ahead to one of the last topics. दो टॉपिक बाकी है हमारे। एक है रिलेटिव वेलोसिटी का, विच इज टू सिंपल, और एक है ऑफ कोर्स कॉनिकल पेंडुलम। तो हम पहले कॉनिकल पेंडुलम का थ्योरी कवर कर लेंगे, देन विल गो अहेड विद रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड लास्टली इफ टाइम परमिट्स तो आज ही हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी भी खत्म कर देंगे। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम वी हैव। तो विल स्टार्ट विद कॉनिकल पेंडुलम। तो कॉनिकल पेंडुलम इज अगेन सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही होता है वो। सिर्फ कॉनिकल पेंडुलम में और सिंपल पेंडुलम में डिफरेंस क्या है पहले वो समझ लो। तो नॉर्मली जब आप पेंडुलम बोलते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट पेंडुलम, तो आइडियली हम लोग क्या करते हैं, पेंडुलम मतलब बेसिकली एक स्ट्रिंग है, मतलब यू हैव अ वायर, उसके एक एंड पे, लोअर एंड पे एक हैवी मेटालिक बॉल आपने अटैच करके रखा है। इस हैवी मेटालिक बॉल को हम लोग बॉब बोलते हैं आइडियली। दिस इज प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। नाउ इन दिस केस व्हाट वी डू इज हम इसको डिस्प्लेस करेंगे। तो वी डिस्प्लेस इट बाय सम डिस्टेंस, सम एंगल, स्मॉल एंगल, और इसको रिलीज कर देंगे। तो सिंपल पेंडुलम में व्हाट वी डू इज, ये पेंडुलम था, इसको डिस्प्लेस किया, छोड़ दिया, क्या होगा, ऑसिलेशन। तो इट विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन, जिसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, या फिर इसको वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं। दैट विल कम इन ट्वेल्थ। तो ट्वेल्थ का पार्ट है अब। तो सिर्फ फर्क पता होना चाहिए, सिंपल पेंडुलम में द बॉब ऑफ द पेंडुलम परफॉर्म्स ऑसिलेटरी मोशन। तो हमने क्या किया था, हमारे पास एक पेंडुलम था, हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया और छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। So it starts performing oscillatory motion because of the gravitational force acting on it. तो जब डिस्प्लेस पोजीशन में लाने के बाद तुम उसको रिलीज कर दोगे, तो क्वेश्चन ये है कि रिलीज करने के बाद इसने ऑसिलेशंस क्यों करने चाहिए, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट वी विल सी इन 12th स्टैंडर्ड। तो कोनिकल पेंडुलम क्या होता है फिर? तो कोनिकल पेंडुलम भी पेंडुलम है, लेकिन इसको कोनिकल पेंडुलम क्यों बोला फिर? तो क्या होता है यहाँ पे, व्हाट वी डू इज इसको हम लोग डिस्प्लेस करते हैं, और डिस्प्लेस करने के बाद रिलीज करने की जगह पे, तो इसको सिर्फ से रिलीज नहीं किया हमें, वी गिव इट अ हॉरिजॉन्टल पुश। फॉर एग्जांपल, चलो डेमोन्स्ट्रेट कर ही लेते हैं, और पेंडुलम कोई बड़ी बात नहीं है, यू विल ऑलवेज फाइंड समथिंग व्हिच यू कैन कन्वर्ट इट इनटू पेंडुलम। तो व्हेन यू से सिंपल पेंडुलम, तो आपने डिस्प्लेस किया और रिलीज कर दिया, इट परफॉर्म्स ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन जब आप कॉनिकल पेंडुलम की बात करोगे, डिस्प्लेस करने के बाद उसको रिलीज नहीं कर रहे हो, उसको आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश कर रहे हो। तो पॉइंट नंबर वन, यू आर गिविंग इट अ पुश इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अब ये समझना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब ये पेंडुलम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो एज यू कैन सी, हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज ऑलवेज सेम। सेम है ना? तो हाइट सेम हुआ तो कौन सा एनर्जी सेम होता है? पोटेंशियल। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सेम है। और दूसरा, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? स्पीड सेम होता है। स्पीड सेम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो सेम। तो जब आप कॉनिकल पेंडुलम की बात करोगे, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कॉन्जर्व, बोथ रिमेन्स सेम। व्हाई? क्योंकि पेंडुलम परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन एट अ गिवन हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन जब आप सिंपल पेंडुलम की बात करते हो, तो हो क्या रहा है, आपने यहाँ पे रिलीज कर दिया, ऑसिलेटरी मोशन है, देखो हाइट कम हो रहा है। करेक्ट? हाइट कम होना मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होना, और हाइट कम होने के साथ साथ, पोटेंशियल एनर्जी कम होने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। और फिर जब वापस से ऊपर जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल पेंडुलम एंड कोनिकल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर नॉट सेम, they do not remain constant at every point, they change. Maximum potential energy is at extreme position and kinetic energy is zero. Maximum kinetic energy is at mean position and potential energy is zero. तो जैसे ही पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो काइनेटिक का कन्वर्जन हो रहा है पोटेंशियल में, और एक्सट्रीम से यहाँ पे आ रहा है तो पोटेंशियल का कन्वर्जन हो रहा है काइनेटिक में। तो और कोनिकल पेंडुलम में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कोनिकल पेंडुलम में हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज ऑलवेज
कांस्टेंट। अब इसको कॉनिकल पेंडुलम क्यों बोला? देखो आइडिया ये है तो ये पेंडुलम, पर कॉनिकल पेंडुलम क्यों बोला? तो जब ये बॉब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, कौन सा सर्कुलर मोशन? हॉरिजॉन्टल। तो ये जो रस्सी है, रस्सी स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग का शेप क्या बन रहा है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग कोन। So as the bob of the pendulum performs circular motion in horizontal plane, the string makes the shape of a cone and hence it is called as conical pendulum. तो ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी क्योंकि ये वर्टिकल का हाफ है, तो ये टोटल एंगल होता है वर्टिकल एंगल, उसका आधा दैट इज सेमी वर्टिकल एंगल। तो दिस एंगल इज थीटा, लेट अस से। गुड, क्लियर, पक्का? सबसे पहले, डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पेंडुलम एंड टॉनिकल पेंडुलम? यस, राइट। सिंपल पेंडुलम में द बॉब मूव्स अलोंग द आर्क ऑफ वर्टिकल सर्कल, और यहाँ पे द बॉब इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल्स। करेक्ट, गुड। थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर हमको इक्वेशन डिराइव करने हैं, करेंगे। तो इन अ सिंपल पेंडुलम, इन अ सिंपल पेंडुलम द बॉब performs motion, of course oscillatory motion, along the arc of vertical circle. So I hope you know what is the meaning of vertical circle. So vertical circle का एक arc, that is simple pendulum, or in this case, in case of conical pendulum, हमने क्या किया? हमने बॉब को डिस्प्लेस किया, इट मेक्स सम एंगल थीटा, और इन द डिस्प्लेस पोजीशन हमने इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया, और वी आर पुशिंग इट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इन केस ऑफ कॉनिकल पेंडुलम द बॉब इज डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल एंगल। बड़बड़ बंद करो, बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए। बाय स्मॉल एंगल, और इस एंगल को हमने बोला है सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, एंड इट इज गिवन a horizontal push, मतलब a horizontal velocity, such that ये horizontal velocity देने के बाद क्या हुआ? Such that the bob performs which motion? Horizontal circular motion. Performs horizontal circular motion and the string of the pendulum traces a cone. इसके लिए इसको कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। दोनों का यूज भी अलग अलग है, और यूज हम बाद में देखेंगे। इट विल कम अगेन इन 12th स्टैंडर्ड, दैट टाइम वी विल सी यूजेस ऑफ बोथ ऑफ दिस। अब इन द डिस्प्लेस पोजीशन, अभी जब मैंने पेंडुलम को डिस्प्लेस किया, तो लेट अस से इसको मैं बोलता हूं बी। तो डिस्प्लेस पोजीशन पे इस पेंडुलम पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। अब ये फोर्सेस क्यों चाहिए? फोर्सेस इसके लिए चाहिए क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया था कि जहां पे भी सर्कुलर मोशन हो, विच फोर्स इज एसेंशियल? सेंट्रीपिटल। तो आपको हर बार सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है ये फाइंड करना पड़ेगा। तो आप जब बोलते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो पहले ये देखना पड़ता है कि सिस्टम के ऊपर कितने फोर्सेस है। तो ये जो सिस्टम है पेंडुलम, इन द डिस्प्लेस पोजीशन, इस पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक है फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज वेट, विच इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो ये तो mg डाउनवर्ड्स ही होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था, साउंड चैप्टर में हमने देखा था, साउंड चैप्टर अभी जस्ट लास्ट वीक खत्म हुआ हमारा। तो एक स्ट्रिंग में से जब आपको ट्रांसवर्स वेव को प्रोपोगेट करना होता है, तो कंडीशन क्या था? मीडियम शुड बी इलास्टिक, सही है। तो इलास्टिसिटी लाने के लिए एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स क्या लाता है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो एक वायर में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लाने के लिए कौन सा फोर्स था वो? टेंशन इन द स्ट्रिंग।
तो यहाँ पे एक फोर्स है और दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, और टेंशन का डायरेक्शन हमेशा होता है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो इन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग, या फिर नॉट ओनली डिस्प्लेस्ड पोजीशन, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग। एक है mg, क्योंकि बॉब का वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और दूसरा है टेंशन। टेंशन का डायरेक्शन होता है हमेशा टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो ये आ गया टेंशन। लेकिन मैं टेंशन को सिर्फ टी डैश से डिनोट करने वाला हूं, क्योंकि मैंने कैपिटल टी ऑलरेडी टाइम पीरियड के लिए यूज करके रखा है। तो टी डैश इज द टेंशन इन दिस केस। अब एक काम करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। अगर इसको मैंने एक्सटेंड किया, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना है? थीटा क्यूब। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यस। तो एम जी का एक कंपोनेंट एंगल को लग के जो होता है वो कौन होता है? कॉस। कॉस एडजेसेंट इज कॉस, तो ये कॉस कंपोनेंट। और दूसरा कंपोनेंट होगा साइन कंपोनेंट। ये आ गया आपके पास एम जी साइन थीटा। तो हमने वेट के एम जी के दो कंपोनेंट्स कर लिए, एक है एम जी कॉस थीटा, एक है एम जी साइन थीटा। अब ये क्यों किया ये भी समझ में आएगा थोड़ी देर में। सो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, at any instant, the forces acting on the pendulum, the forces acting on the pendulum are, दो forces हैं on the pendulum are, there are two forces. Force number one is tension, let us say T dash, tension T dash. Okay, I'm coming to the point also. आता हूँ थोड़ी देर में, वापस आता हूँ, क्योंकि हम लोग टेंशन के भी कंपोनेंट्स कर सकते हैं। You can do components of tension as well as mg। और ये कंफ्यूजन आपको 12th में होगा, इसके लिए अभी बता देता हूँ कि कहाँ पे कौन से कंपोनेंट्स करने हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दो। एक है टेंशन टी डैश, दूसरा है वेट mg। हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स किए, किसे किए? mg के। लेकिन इफ आई वांट, मैं इसको भी तो एक्सटेंड कर सकता था ना। मैं वर्टिकल लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ, और अगर वर्टिकल लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये थीटा है, तो ये क्या है फिर? थीटा है। तो टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट आएगा टी डैश कॉस थीटा, और एक होगा टी डैश साइन थीटा। करेक्ट, राइट। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि फिर एमजी के कंपोनेंट्स करने कि टेंशन के कंपोनेंट्स करने? किसके कंपोनेंट्स करेंगे? एमजी। टेंशन, देखो नोट्स में क्या लिखा है, टेंशन है कि एमजी है? किसके कंपोनेंट्स के? अरे टी डैश साइन थीटा कॉस थीटा है कि एमजी कॉस थीटा साइन थीटा है? हाँ, तो वहां पे टेंशन के कंपोनेंट्स किए हैं। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएंगे फिर। तो वो जो mg के कंपोनेंट्स होते हैं वो सिंपल पेंडुलम में करना पड़ता है आपको। और वो क्यों करना पड़ता है, उसके लिए आपको रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आता है पेंडुलम में, वो हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ 12। तो दोनों के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, रिमेम्बर। जब आप सिंपल पेंडुलम की बात करते हो, अभी ऐसा क्यों, उसका भी सिंपल लॉजिक है। ये आई एम कमिंग बैक टू व्हाट आई जस्ट सेड, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझेगा, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा हमेशा। तो एक मिनट ध्यान दो। कंपोनेंट्स कौन से कब करने हैं, ये समझना ज्यादा जरूरी है, rather than जस्ट मेमोराइजिंग ऑल द थिंग्स। सिर्फ रट्टा मारने से नहीं होगा, समझना पड़ेगा। जैसे कल एक क्वेश्चन में मैंने बताया था कि दो सॉल्यूशन आएंगे, वैसे इसके भी दो अलग अलग केसेस बनते हैं। लुक, दोनों केस में, एक सिंपल पेंडुलम एक कोनिकल पेंडुलम, दोनों ही केसेस में सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है आपने सिंपल पेंडुलम में बॉब को डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिया, और कोनिकल पेंडुलम में रिलीज नहीं किया, आपने उसको हॉरिजॉन्टल पुश कर दिया। अगर आप रिलीज करते तो क्या होता? ऑसिलेटरी मोशन।
मैंने इसका स्टार्ट ही वहां से किया था, क्यों होता? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब क्या? वेट। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या होता है? वेट होता है ना, mg। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन यू, योर ओन वेट। तो इस केस में ये जो बॉब है, ये ऑसिलेशन करेगा। पर क्वेश्चन ये है कि ये यहाँ पे वापस आया क्यों? क्यों आया? बिकॉज ऑफ इट्स वेट, मतलब बिकॉज ऑफ एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। सही है ना? बराबर। तो इसको ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? mg। तो कंपोनेंट्स किसके करोगे? mg के करोगे। तो यहाँ पे mg के कंपोनेंट्स करते हैं, और यहाँ पे तुमने क्या किया, इसको पुश कर दिया, और इट इज परफॉर्मिंग विच मोशन? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। कि ये यहाँ पे आ रहा है वापस, आ रहा था कि यहाँ पे वापस? नहीं। तो इन केस ऑफ कोनिकल पेंडुलम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो कोनिकल पेंडुलम है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है, और इस केस में आपको कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे किसके? टेंशन के। तो अगली बार से बिल्कुल याद रखना, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिंपल पेंडुलम, कंपोनेंट्स ऑफ वेट, and if you're talking about conical pendulum, components of tension. Good. तो फोर्स दो एक्ट हो रहे थे, एक था टेंशन, एक था mg। और हम लोग कौन से मोशन का स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे? कौन सा? कौन सा कॉनिकल पेंडुलम है कि? हाँ। तो कॉनिकल पेंडुलम में किसके कंपोनेंट्स करोगे? टेंशन के। तो कौन से दो कंपोनेंट्स आएंगे टेंशन के? टी डैश कॉस थीटा और टी डैश साइन थीटा। तो मेरे को पहले तो ये बताओ, ये टी डैश कॉस थीटा क्या कर रहा है? इट इज बैलेंसिंग mg, मतलब इट इज बैलेंसिंग वेट ऑफ द बॉब। एंड टी डैश साइन थीटा क्या कर रहा है फिर? इट इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए कंपलसरी फोर्स कौन सा था? सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आया यहाँ पे? एम, हाँ, mg कहाँ से आ गया? टी डैश। इसलिए तो मैंने पूरा बताया, इसलिए तो हमने दो बार रिपीट किया, इट इज नॉट mg, इट इज टी डैश। करेक्ट? अरे इतना कंफ्यूजन रखोगे तो कैसे चलेगा भाई? एकदम सिंपल सी चीज है, दो मोशन है, क्लोजली रिलेटेड है, कंफ्यूजन होता है, नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने दोनों मोशन अच्छे से समझा दिए आपको। सिंपल पेंडुलम, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन के लिए चाहिए होता है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स आता है mg के साइन कंपोनेंट से। और यहाँ पे जब तुम बात कर रहे हो, इट इज अबाउट कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम में ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स कंपलसरी होता है? सेंट्रीपिटल। तो ढूंढना पड़ेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है। तो इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, मतलब कोनिकल पेंडुलम के केस में, हमने टेंशन के कंपोनेंट्स किए, दो कंपोनेंट्स किए। एक है टी डैश कॉस थीटा, एक है टी डैश साइन थीटा। तो यहाँ पर जो टेंशन टी डैश है, इसके दो कंपोनेंट्स है, एक है टी डैश कॉस थीटा और दूसरा है टी डैश साइन थीटा। एंड एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, T dash cos theta balances mg, whereas T dash sin theta provides necessary centripetal force. So T dash cos theta balances weight of the bob, मतलब balances mg। तो तुमको मिल जाएगा यहाँ से T dash cos theta equal to mg, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली T dash sin theta provides, क्या प्रोवाइड करता है? क्या प्रोवाइड करता है? ब्लू शर्ट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है? T dash sin theta क्या प्रोवाइड करता है? ये कौन सा मोशन है? नो वन एल्स विल स्पीक इन बिटवीन प्लीज। ये कौन सा मोशन है? कौन सा मोशन है? विच मोशन आर यू टॉकिंग अबाउट? कौन सा मोशन है ये? कौन सा मोशन है ये? सर्कुलर मोशन है। तो टी डैश साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेम गाय, यू विल टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या? कल 3 से 4 बार मैंने बताया, तो अभी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? What is formula of centripetal force?
एम वी स्क्वायर बाय आर। तो एम वी स्क्वायर बाय आर, वेर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये जो सर्कल है इसका रेडियस है आर। ओके, तो ये एम वी स्क्वायर बाय आर किसने प्रोवाइड कर दिया? टी डैश साइन थीटा ने। तो आई कैन राइट इट लाइक टी डैश साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय। हमारा टास्क क्या था? हमारा टास्क था टू फाइंड आउट टू थ्री थिंग्स। नंबर वन, हमको फाइंड करना है टाइम पीरियड, वो तो करना ही है। हमको फाइंड करना है स्पीड का इक्वेशन भी। तो एक काम करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन से डिवाइड कर दिया तो मिल गया टी डैश साइन थीटा अपॉन टी डैश कॉस थीटा इक्वल टू, ये था एम वी स्क्वायर बाय आर और ये है एम जी। एम जी ना? हाँ, वेरी गुड। तो टी डैश हो गया कैंसल, एम एम हो गया कैंसल। ये क्या आ गया? tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ये पूरा टॉपिक 12th में वापस आएगा कॉनिकल पेंडुलम का। और एक टॉपिक आएगा मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ कर्व्ड बैंड हॉरिजॉन्टल रोड। तो उस केस में भी सेम फॉर्मूला बनेगा। तो दो टॉपिक में फॉर्मूला भी सेम आता है, तो वो देखेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल तो ये याद रखो, अब tan थीटा इज वी स्क्वायर बाय आर जी। करेक्ट, गुड। हमको क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड। अब तो टाइम पीरियड फाइंड करना, तो पहले टाइम पीरियड का इक्वेशन लाना पड़ेगा। तो लाते हैं इक्वेशन। हाउ डू यू डिफाइन टाइम पीरियड? व्हाट इज टाइम पीरियड? द टाइम टेकन बाय द pendulum to complete one horizontal circle. तो टाइम पीरियड is the time taken by the bob to complete one circle. तो अभी पहले तो बताओ कि ये टाइम पीरियड का इक्वेशन कहां से आएगा, कैसे लाओगे? कैसे लाओगे? टू पाई आर बाय वी। तो डू यू रिमेंबर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम? तो व्हाट इज टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉब इन वन रिवोल्यूशन? टू पाई अपॉन वी। तो यहां से आपको v मिल गया, क्या है v? टू पाई आर बाई टी, इक्वेशन नंबर फोर। और ये जो इक्वेशन नंबर थ्री था, इसको मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टैन थीटा। इक्वेशन नंबर थ्री बोल देंगे इसको। वापिस पीछे से आवाज की बातें जो तुम्हारी चल रही है ना, आई जस्ट डायरेक्टली सेंड यू आउट नाउ। मेरा लेवल खत्म हो गया अभी, तो उसको बोलते हैं ना, एक होता है कैपेसिटी टू हैंडल नॉनसेंस, खत्म हो गया अभी, डन। अभी कोई वार्निंग नहीं, ध्यान नहीं है, बड़बड़ है, सीधा बाहर हो गया। आई हैव रीच्ड माय लिमिट्स, यू शुड आल्सो नो दैट यू हैव सम लिमिट्स। तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टैन थीटा। और ये जो v है, ये हमने ऑलरेडी इक्वेशन फोर से भी डिराइव करके रखा। तो ये v यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर, ये v पुट इट हियर, टू पाई आर बाई टी का स्क्वायर इक्वल टू आर जी टैन थीटा। जस्ट स्क्वायर, स्क्वायर कर लो तो यू विल गेट टू पाई का स्क्वायर। मैं जानबूझ के इसको टू पाई का स्क्वायर रख रहा हूँ, आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टैन थीटा। एक काम करेंगे, एक आर और एक आर हो गया कैंसल। तो टी स्क्वायर आपको मिल गया, टी स्क्वायर को वहां भेज दो, इसको यहां लेके आओ। टू पाई स्क्वायर आर अपॉन जी टैन थीटा। नाउ लेट अस टेक स्क्वायर रूट। तो जब स्क्वायर रूट लोगे तो टू पाई स्क्वायर का रूट होगा टू पाई, अंदर आएगा आर अपॉन जी टैन थीटा। ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। देन मान लेते हैं ये जो, जब तक पेंडुलम को तुमने डिस्प्लेस नहीं किया था, तो इसको बोल देंगे वर्टिकल हाइट, एच, हाइट ऑफ पेंडुलम। अगर मैं इसको राइट एंगल ट्राइंगल मान लू, इमेजिन दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज वर्टिकल हाइट, दिस इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम, इसको बोल देंगे एल। तो व्हाट इज साइन थीटा? देखो ये एच है,
ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, एल है। व्हाट इज दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, इट इज एल। ये क्या है, रेडियस है। तो व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन दिख रहा है तुमको, एल। तो व्हाट इज साइन थीटा, आर अपॉन एल। सो फ्रॉम डायग्राम यू हैव साइन थीटा इक्वल टू आर बाय एल। तो आर क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, आर क्या आएगा, एल साइन थीटा। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो टाइम पीरियड के इक्वेशन में, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल साइन थीटा अपॉन जी tan थीटा। व्हाट इज tan थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल साइन थीटा अपॉन जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा हो गया कैंसल, और ये कॉस थीटा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कहाँ जाएगा, ये न्यूमरेटर में। तो क्या आएगा, 2 पाई एल कॉस थीटा बाय जी। ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के केस में सिर्फ एक चेंज होता है टाइम पीरियड। इसके लिए हर एक चीज पे ध्यान होना चाहिए। 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी, और ये हमने ऑलरेडी 3-4 बार यूज किया है चैप्टर नंबर 1 में। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में जब हमने सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इवन हमने डायमेंशनली फॉर्मूला डिराइव भी किया है, याद है क्या। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, याद है। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। अरे यार, 3 एप्लीकेशंस है ना डायमेंशनल एनालिसिस के। कौन सा था पहला, to check the dimensional correctness of a physical equation. Number 2 था to establish the relationship between related physical quantities. Number 3 था to find the conversion factor between the two system of units. तो ये जो तुमने फॉर्मूला लिखा है, ये ऑलरेडी तुमने यूज किया है, ये सिंपल पेंडुलम का होता है। साथ में cos थीटा लगा दिया तो ये कोनिकल पेंडुलम का होता है। तो छोटे छोटे डिफरेंसेस है। देन जैसे आपने यहाँ पे साइन थीटा लिखा आर बाई एल, वैसे मुझे बताओ कॉस थीटा क्या आएगा, एच बाई एल, क्योंकि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सिमिलरली यू हैव कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू एच बाई एल। तो एच क्या आएगा, एल कॉस थीटा। तो ये एल कॉस थीटा मतलब कौन है, एच। तो देयरफॉर टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच बाई जी। ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल ट्राइंगल ही है वो। हाँ, नहीं, एच और एल सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बताता हूँ मैं। हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? बाय द वे, गुड क्वेश्चन। एच और एल सेम ही हो गया, नहीं होता ऐसा। आई टेल यू व्हाई। जब तक पेंडुलम रेस्ट पोजीशन पे है, डाउनवर्ड फोर्स है mg, ऊपर है टेंशन, बराबर, करेक्ट। लेकिन जब ये मोशन स्टार्ट करेगा, मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, करेक्ट, बराबर, तो एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स था, टेंशन टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन था, करेक्ट। बट जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है ना, उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? अवे फ्रॉम सेंटर। तो आपको ये पहले समझना है कि जब मोशन है तो सिर्फ टेंशन नहीं है, बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगता है, तो उससे उससे लेंथ थोड़ा बढ़ जाता है। द स्ट्रिंग इज मोर स्ट्रेच्ड while it is performing circular motion as compared to when it is only at rest. तो जब पेंडुलम मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके लेंथ को हम लोग नॉर्मली वर्टिकल हाइट बोलते हैं, एच। और जब वो मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो एक्स्ट्रा फोर्सेस हम लोग 12th में सीखेंगे ही, लेकिन अभी पता होना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा फोर्सेस, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये थोड़ा सा और स्ट्रेच होता है। तो अगर स्ट्रिंग स्ट्रेच होगा, हाइट नहीं, लेंथ विल
be different than vertical height. How do you define length of a pendulum, by the way? इसको बंद कर दो. How do you define length of pendulum? What is length of pendulum? It is the distance between the point of suspension and the center of gravity, which is center of mass of the sphere. अब ये center of mass भी तुमको पता नहीं होगी, वो अगले चैप्टर में आएगा. तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके यहां तक, मतलब सेंटर ऑफ मास तक, उसको बोलते हो लेंथ ऑफ पेंडुलम. रेस्ट पोजीशन में लेंथ इज इक्वल टू एच. लेकिन जब मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग थोड़ा सा और स्ट्रेच हो गया, इसका मतलब जो लेंथ है इन द डिस्प्ले पोजीशन, इट इज मोर देन वर्टिकल हाइट. एक्स्ट्रा फोर्सेस आते हैं वहां पे. तो ये सिर्फ आपको फिलहाल टेम्पररी समझना है कि एच एंड एल आर नॉट सेम. व्हेन इन मोशन लेंथ थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा आपको, और व्हेन इन रेस्ट लेंथ थोड़ा सा कम मिलता है. दैट इज द बेसिक डिफरेंस. तो ये हो गया ऑल अबाउट कोनिकल पेंडुलम. तो वेरी 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 क्विक रिवीजन. एक पेंडुलम था, नीचे एक बॉब था, उसको हमने डिस्प्लेस कर दिया, और डिस्प्लेस करके हमने रिलीज नहीं किया. डिस्प्लेस करके हमने इसको क्या कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश कर दिया उसको. तो क्या हुआ, कौन सा मोशन परफॉर्म हुआ, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. Then you have to remember, in the displaced position you have to look for what are the forces acting on it. तो एक है mg force which is vertically downwards, एक है टेंशन फोर्स T dash which is towards the point of suspension. ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है. तो टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा T dash cos थीटा जो वेट को बैलेंस करेगा, और एक होगा T dash sin थीटा जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. तो दो फोर्सेस है, एक है T dash cos theta which is balancing mg, दूसरा है T dash sin theta which is providing mv square by r. दोनों को डिवाइड कर देंगे. when you divide these two, तो T dash sin theta upon T dash cos theta ये आ जाएगा mv square by r upon mg. m और m हो गया कैंसल, तो tan theta इक्वल टू v square by rg. तो v square आ गया rg tan theta. Let us call this equation number 1, 2, 3. जो बोलना है वो बोल दो, does not matter. गुड, यहाँ तक क्लियर. इसके बाद हमने टाइम पीरियड का डेफिनेशन यूज कर लिया, क्योंकि मेरा इंटेंशन था टू फाइंड आउट टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड फाइंड करने तो पहले टाइम पीरियड का डेफिनेशन यूज कर लो. टाइम पीरियड इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. एक राउंड में डिस्टेंस कवर्ड इज 2 pi r, वेयर r is the radius of this circle. अपॉन स्पीड इज v, तो v इक्वल टू 2 pi r by t. इक्वेशन नंबर 2. इसका स्क्वायर कर लो, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू आर जी tan थीटा. एक आर कैंसिल हो गया, तो यू हैव टी स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर आर अपॉन जी tan थीटा. टेक स्क्वायर रूट, तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाय जी tan थीटा. अब अगर आप ये ट्राइंगल देख रहे हो, राइट एंगल ट्राइंगल मोर और लेस, तो यहां से आपको साइन थीटा मिल जाएगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा मिल जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. यहां से तुमको मिल जाएगा आर इक्वल टू एल साइन थीटा, और यहां से आपको मिल जाएगा एच इक्वल टू एल कॉस थीटा. ये यहाँ पे आप आर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो टाइम पीरियड मिल गया इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल साइन थीटा अपॉन जी tan थीटा. और tan थीटा साइन बाय कॉस, तो साइन साइन हो गया कैंसल, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई एल कॉस थीटा बाय जी, या फिर एल कॉस थीटा क्या है, एच अंडर रूट ऑफ एच बाय. तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड. रिमेंबर, इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है टेंशन टी डैश में और टाइम पीरियड में. तो टेंशन को मैंने टी डैश लिखा है, टाइम पीरियड को टी लिखा है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू पैरामीटर्स. दे आर टू डिफरेंट पैरामीटर्स. क्लियर है सर? गुड. तो दिस वाज ऑल अबाउट थियरी पार्ट ऑफ कॉनिकल पेंडुलम. अब हमारे जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन रह गए वो सॉल्व करेंगे. और सबसे पहले सबका ध्यान यहाँ पे, नोटबुक बाद में निकाल लेना. आई विल गिव यू टाइम, पर ये क्वेश्चन समझना जरूरी है. तो हमने कल जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था,
वो मैंने आपको जो मेथड बताया था, इज इट रॉन्ग? इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज करेक्ट, बट अंडर वन कंडीशन, एक्चुअली टू कंडीशंस। एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, मैंने अभी तुमको बताया। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन नॉर्मली क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या रहता है? कांस्टेंट। और अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज। और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो क्या डायरेक्शन है वेलोसिटी का? टेंजेंशियल। तो इस केस में एक्सेलरेशन कौन सा आता है? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, मतलब सेंट्रीपिटल। बराबर ना? अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, उसको आप बोलते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे होता है टेंजेंशियल। इसका मतलब वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज हो रहा है, उसकी वैल्यू नहीं चेंज हो रही, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऐसे केसेस में हमने कल ही देखा था, एक्सेलरेशन जो होता है इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। वेलोसिटी टेंजेंशियल था, बराबर? तो टेंजेंट को परपेंडिकुलर लोगे तो वो बन जाता है टुवर्ड्स द सेंटर। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर, और इसको तुम क्या बोलते हो? सेंट्रीपिटल। नाउ रीड दिस क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। पहली बात तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन नॉर्मली यूनिफॉर्म होता है, आगे बोला भी है विद यूनिफॉर्म स्पीड, बराबर? तो दिस इज विच टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन? यूसीएम। और यूसीएम में एक्सेलरेशन कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एम नहीं, वो फोर्स होता है, वी स्क्वायर बाय आर। आई एम आस्किंग ओनली अबाउट एक्सेलरेशन, ओनली एक्सेलरेशन, फोर्स नहीं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाय आर, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर वी ओमेगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बोला हो तो मल्टीप्लाई बाय एम, करेक्ट? आगे बोला है एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी इज गिवन बाय 20 आई कैप प्लस 35 जे कैप। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद, वेलोसिटी बिकम्स -20 आई कैप -35 जे कैप। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन? तो जब तुमको यहाँ पे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल की टेंजेंशियल? सेंट्रीपिटल। क्यों सेंट्रीपिटल? मोशन क्या है? यूनिफॉर्म। तो जो कल हमने सॉल्व किया था, चलो ध्यान दो, अच्छा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि तभी समझ में आता है कॉन्सेप्ट। तो कल जो हमने सॉल्व किया था, इफ आई रेफर टू व्हाट वी हैव सॉल्व इन द लास्ट सेशन, तो इस केस में हमने आंसर कैसे फाइंड किया? हमने बोला ए चाहिए, और हमने डायरेक्टली ए का फॉर्मूला यूज कर दिया, v माइनस यू बाई टी। ये एक्सेलरेशन लीनियर मोशन का होता है। दिस एक्सेलरेशन इज ऑफ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? इज इट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी? नो, इट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो ये जो तुमने ए फाइंड किया, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब पैरेलल टू वेलोसिटी। तो ये जो ए तुमने फाइंड किया था, ये गलत था क्या? नहीं, ये गलत नहीं था, ये सही था, लेकिन ये एक्सेलरेशन कौन सा वाला है? पैरेलल और एंटी पैरेलल टू टू वेलोसिटी। वो कब होता है? जब वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम रहे लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज, बराबर? तो एक एक छोटे छोटे वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ स्पीड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, उस केस में ये फॉर्मूला चलेगा। तो मतलब हमने जो सॉल्व किया एज पर द क्वेश्चन वो सही नहीं था, क्योंकि एज पर द क्वेश्चन यहाँ पे स्पीड चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन कौन सा वाला फाइंड करना पड़ेगा? कौन सा? पैरेलल वाला कि परपेंडिकुलर वाला? परपेंडिकुलर मतलब क्या? सेंट्रीपिटल। तो ये छोटे छोटे चीजें ध्यान रखना। अब गिवन में हमको दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 20 आई कैप प्लस 35 जे कैप। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? -20 आई कैप -35 जे कैप। इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, यू डोंट नीड दिस, आई प्रूव इट नाउ। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ यू?
व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ यू? अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर. व्हाट इज 20 स्क्वायर? 400. व्हाट इज 35 स्क्वायर? 1225. 1225 होता है ना, पक्का? तो वॉट एवर वैल्यू इट इज, आई जस्ट डोंट केयर, मुझे वैल्यू की चिंता नहीं है. आई जस्ट वॉन्टेड टू शो कि स्पीड चेंज नहीं हो रहा है. यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? क्या होगा? सेम वैल्यू होगा. कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 162. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इज दैट जो इन्होंने बोला है यूनिफॉर्म, वो करेक्ट बोला है, क्योंकि स्पीड इज नॉट चेंजिंग इन वैल्यू बट इट इज चेंजिंग इन डायरेक्शन. तो वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गया. तो कंफर्म दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. कंफर्म हो गया. अब आगे क्या बोला है? आगे क्या बोला है? आफ्टर 1 मिनट, ये जो वेलोसिटी का चेंज हुआ वो कितने टाइम के बाद हुआ? 1 मिनट के बाद हुआ. मतलब कितने टाइम के बाद? 60 सेकेंड्स के बाद हुआ. What is the magnitude of acceleration? You are supposed to find out what is acceleration. अब ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत जगह पे लगने वाला है, तो बहुत काम में आएगा. इसके लिए इसका जो बेसिक्स है वो पता होना चाहिए. तो ठीक है, अभी तुम बताओगे. आई एम डन. बहुत हो गया, मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है. यू आर नॉट हियर टू वार्म अप द बेंचेस. मतलब आके सिर्फ क्लास में बैठना, उसको हम लोग बोलते हैं वार्मिंग अप द बेंचेस. बेंच को गर्म करना, इन शॉर्ट. तो अब तुम बताओगे, ये वेलोसिटी पहले कितना था? 20 i कैप प्लस 35 j कैप. अभी कितना हो गया? -20 i कैप माइनस 35 j कैप. बराबर. तो मुझे इसका फिजिकल मतलब बताओ. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस फिजिकल? वेलोसिटी माइनस में जाने का मतलब क्या हुआ? रिवर्स. वेरी गुड. रिवर्स मतलब क्या हुआ? यू आर ऑन द राइट ट्रैक. सही है. रिवर्स मतलब क्या? मोशन कौन सा है? सर्कुलर है. वेरी गुड. मोशन सर्कुलर है. कौन सा सर्कुलर मोशन है? हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल है. बराबर. तो हॉरिजॉन्टल है, तो लेट अस से दिस इज दैट पाथ. तुमको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए मैं टेम्पररी इसको वर्टिकल दिखा रहा हूँ. है वो हॉरिजॉन्टल, बट आई जस्ट शो इट, आई जस्ट शो इट वर्टिकल. तो व्हेन यू से वेलोसिटी का रिवर्स होना मतलब क्या होना? पेंडुलम नहीं, उल्टा नहीं. इनिशियल वेलोसिटी अगर यहाँ पॉइंट कर रहा था, तो अब कहाँ पॉइंट कर रहा है? हाँ, वेरी गुड. हाँ, वो छोड़ो. आई डोंट केयर अबाउट डायरेक्शन ऑफ मोशन. आई आई वांट टू अंडरस्टैंड कि तुमको समझ में क्या आया यहां से. तो जब वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स माइनस माइनस हो जाए, इसका मतलब पहले वो ऊपर पॉइंट कर रहा था, अभी कहाँ कर रहा है? नीचे. मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आ गया. मतलब कितना चक्कर कंप्लीट हुआ सर्कल का? आधा. वेरी गुड. बस यही पता करना था. तो आधे चक्कर में कितना टाइम लगा? तो पूरे में कितना लगेगा? 2 मिनट्स. दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज टाइम पीरियड. वेरी गुड. तो जब ध्यान देते हो और सोचते हो तो समझ में आता है. ध्यान नहीं होता तो फिर क्या समझेगा? नथिंग. तो अभी मुझे बताओ, टाइम पीरियड तुमको मिल जाएगा अब यहाँ से. यू विल गेट टाइम पीरियड बिकॉज नाउ यू नो कि 1 मिनट में वेलोसिटी के कंपोनेंट्स रिवर्स हो गए. मतलब 1 मिनट में वेलोसिटी नीचे पॉइंट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है. मतलब पार्टिकल ने आधा राउंड कंप्लीट किया है 1 मिनट में. तो टाइम पीरियड 2 मिनट है, वो हो गया. तो टी की वैल्यू है तुम्हारे पास, कैपिटल टी. वो छोड़ो, वो बताओ मेरे को. एक्सेलरेशन मतलब कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? v स्क्वायर बाय r. एक्सेलेंट. एंड एज यू सी, u और v की वैल्यू सेम है. तो तुमको ऑलरेडी पता है. कितनी निकाली थी हमने? अंडर रूट ऑफ 1625. तो वो भी पता है तुमको. r पता है क्या? नहीं, नहीं पता ना r. अभी यहां पे सोचना पड़ेगा कि r कैसे फाइंड करें. ये तुमने अभी यहाँ पे कुछ मुझे बताया था, क्या था? 2 π r/t. तो मैंने इसको ऐसा लिखा, चलता है क्या? हाँ, चलेगा ही. व्हाट इज बी? 2 π r/t. हाँ. तो क्योंकि हमको r की इंफॉर्मेशन थी नहीं, तो हमने स्मार्टली r को इक्वेशन से ही हटा दिया. अभी भी पता है, पता ये भी 1625. अभी तुमने जस्ट बोला था. ये टी पता है, अभी तुमने बताया. व्हाट इज टाइम पीरियड?
2 मिनट्स। तो सॉल्यूशन में आपको ये बताना पड़ेगा पहले, v है अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। तो -20 स्क्वायर -35 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर एक ही बात है। ये आ जाता है कितना, 1625। करेक्ट। ओके, व्हाट इज रूट ऑफ 1625? 40 पॉइंट समथिंग, 40 पॉइंट समथिंग ही आएगा ना। 40 का स्क्वायर कितना, 1600। तो 1600 का रूट 40, तो 1625 का रूट कितना, 40 पॉइंट समथिंग। 1625 का क्या चाहिए, स्क्वायर रूट 40.31। तो 40.31 मीटर पर सेकेंड बराबर किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये जो है ना ये किलोमीटर में है, तो ये किलोमीटर पर सेकेंड है। जरूरत पड़ेगी तो हम कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। We'll see if it is required. What is time period? 2 times of small t। और ये क्यों आया ऐसा, अभी मैंने बताया, क्योंकि 1 मिनट में वेलोसिटी के कंपोनेंट्स रिवर्स हो गए, मतलब आधा चक्कर कंप्लीट हुआ, है ना। तो 2 into 1 minute मतलब 2 मिनट्स, मतलब 120 सेकेंड। तो यू हैव टाइम पीरियड एज 120 सेकेंड। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या था, 2πv/t। तो a इक्वल टू 2πv, v की वैल्यू कितनी है, 40.31, और t कितना है, t कितना है 120। और ये आंसर आएगा किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मल्टीप्लाई, इतना क्यों सोचते हो, अप्रोक्सीमेटली कर लो। 1 जा 3 जा, 2 पाई होता है 6.28, 6.28 होता है वो, डिवाइड बाई 3। मैं एक काम करूं, 6.28 को 6.27 लिख दूं, चलता है, यस चलता है। 1 जा 2 जा, 2.09 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्जैक्ट आंसर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2.13। हमारा एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने 40.31 को क्या लिखा है, 40। तो बराबर आंसर है 2.09 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट केस में क्या आया था, कल किया था, तो 1.33। तो विच वन इज करेक्ट, दिस वन। डन। अगला क्वेश्चन। तो आई नाउ अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो होप एंड ऑल्सो अज्यूम कि तुमको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आइडेंटिफाई करना अच्छे से आ गया। तो अगला जो क्वेश्चन है वो भी जब पढ़ोगे तो पहले ये चेक करना है कि मोशन यूनिफॉर्म है कि नहीं, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 9। अ कार मूव्स इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। तो ये मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नहीं है है ना। सर्कल बोला है और कांस्टेंट स्पीड बोला है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक्सेलरेशन कौन सा, सेंट्रीपिटल, मतलब v²/r, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर वी ओमेगा, या फिर अभी जो तुमने डिराइव किया था 2πv/t। अब देखो दिया क्या क्या है, स्पीड की वैल्यू दी है आपको, और आपको बोला है कि एक रिवोल्यूशन 40 सेकेंड में कंप्लीट होता है, मतलब टाइम पीरियड दिया है, v दिया है, t दिया है, और क्या पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया फिर। तो यू हैव वैल्यू ऑफ v 50 मीटर पर सेकेंड, यू हैव टाइम पीरियड एज 40 seconds। दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यू ऑफ a। और अभी अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में एक फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या था, 2πv/t। तो अभी आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज एंड डन, यू हैव योर आंसर ओनली बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज। a इक्वल टू 2πv, v है 50, t है 40। बराबर ना, बराबर है ना। तो हाउ मच इज दिस, 5 × 2 10, 10 × पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। व्हाट इज 3.14 × 10,
31.4 divided by 4, 7.8 something something, 7.85 whatever it is, meter per second square. अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 10 is the same question again. A particle moves in a circle with constant speed. तो ये यूसीएम है क्या? है, यस। स्पीड कितना दिया हुआ है? 50 मीटर पर सेकेंड। रेडियस कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। पूछा क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जब v दिया हो और r दिया हो तो a कैसे फाइंड होता है? v स्क्वायर बाय r। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। a इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। व्हाट इज v स्क्वायर? व्हाट इज v वैल्यू? 15। व्हाट इज 15 का स्क्वायर? 1, हाँ, 225, ओके, अपॉन 2, 112.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन। चलो अभी लास्ट टॉपिक विच विल टेक जस्ट नॉट मोर देन 5 minutes, रिलेटिव वेलोसिटी। हो गया भाई? तो अजम्पशन हो गया होगा, नहीं तो क्या वो 225/2 नहीं करते आता, ऐसा कोई नहीं होगा। सो लेट अस स्टार्ट विथ लास्ट टॉपिक। और ये एक्चुअली लास्ट में मैं रखता हूँ क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ये 1D में भी है, ये 2D में भी है, दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है। तो लेट अस लुक एट व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D। 1D मतलब स्ट्रेट लाइन। एंड व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। 2D मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2D? इन अ प्लेन। So let us start with understanding what is your knowledge about velocity. तो जब तुम गाड़ी चलाते हो, होपफुली तुम सबने गाड़ी चलाई होगी या गाड़ी में बैठे होंगे, तो उसके ऊपर स्पीडोमीटर होता है। अज्यूमिंग फॉर एग्जांपल गाड़ी चलाते वक्त सडनली ध्यान गया स्पीडोमीटर पे और वो बता रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। फिर आप बोलते हो स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब वेलोसिटी इज 40 किलोमीटर पर आवर इन सम गिवन डायरेक्शन। ये जो तुमने वेलोसिटी मेजर किया, यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था? व्हेन यू से 40 किलोमीटर पर आवर, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था? व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? मैंने पहले भी बताया है। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? What is frame of reference? A Cartesian coordinate system that you use for the measurement of motion. When you say measurement of motion, मतलब measurement of displacement, measurement of velocity, measurement of acceleration. तो जब भी आप in general आप बोलते हो velocity of a particle is 5 meter per second, velocity of vehicle is 100 kilometer per hour. assumption ये होता है कि जो measure करने वाला है वो ground पे है, earth पे है, मतलब rest पे है। तो जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का वैल्यू बताते हो, तो यू आर ट्राइंग टू से दैट इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। स्टेशनरी ऑब्जर्वर मतलब इट इज बेसिकली स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ और मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसके आगे एक चीज क्लियर होना चाहिए, इसका मतलब फिजिकल मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, एक गाड़ी गया, मैंने उसका वेलोसिटी मेजर किया, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो इट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बिकॉज ग्राउंड इज नॉट मूविंग, तो ग्राउंड रेस्ट पे है
ऑब्जेक्ट मूविंग है, मतलब जो ऑब्जर्वर है वो मूविंग नहीं है, इसका ये मतलब होता है सिंपल। करेक्ट। अब इमेजिन, इमेजिन सामने से गाड़ी आ रही है, मैं भी मोशन में हूँ, गाड़ी भी मोशन में है, और मैं उस गाड़ी का वेलोसिटी मेजर कर रहा हूँ। तो वो जो वेलोसिटी तुम मेजर करोगे, दैट इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हु हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज इन मोशन। इसको बोलते हो रिलेटिव वेलोसिटी। So when the velocity of a particle or object is measured with respect to a moving observer, then it is said to be relative velocity. When the velocity of an object or particle is measured with respect to an observer which is moving is known as relative velocity. तो नॉर्मली जब हम वेलोसिटी मेंशन करते हैं तो वो होता है मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट का तुम वेलोसिटी मेजर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, उसका वेलोसिटी तुमने बोल दिया 100 किलोमीटर पर आवर, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एरोप्लेन है, उसका वेलोसिटी तुमने बोल दिया फॉर एग्जांपल 300 किलोमीटर पर आवर, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देयर इज अ रनर हु इज रनिंग, उसका स्पीड है फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर पर आवर, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो इन जनरल जब आप वेलोसिटी बोलते हो दैट इज नॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो लेट अस से वी हैव एन ऑब्जेक्ट ए। तो ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी मैं मान लेता हूं वी ए है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड या फिर अर्थ एक ही बात होता है। और हमारे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, उसका वेलोसिटी हमने मेजर किया विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ और ग्राउंड, उसको बोल दिया हमने वी बी। अब इमेजिन ए भी मूविंग था, बी भी मूविंग है, ए ने बी का वेलोसिटी मेजर किया। किसने किसका किया? ए ने बी का। तो वेलोसिटी ऑफ ए एज मेजर्ड फ्रॉम बी, वेलोसिटी ऑफ ए एज मेजर्ड फ्रॉम बी, ये होता है वी ए माइनस बी। हमेशा, हमेशा नहीं, वो बता रहा हूं मैं, भी याद रखना। इट इज नोटेशन क्या है, वी ए बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। दोनों किस में थे? मोशन में थे। दोनों किस में थे? मोशन में थे, रिमेंबर। तो इज दिस वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? नो, इट इज वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। अब यहां पे एक छोटा सा अजम्पशन है, जब तुम वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी लिखते हो तो दोनों का मोशन सेम डायरेक्शन में। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सपोज तुम्हारे पास फरारी है, जो नहीं है मुझे पता है, पर मैं चाहता हूँ तुम्हारे पास फरारी आए, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, हाँ क्लास में जागना पड़ेगा। चलो होपफुली इन फ्यूचर मुझे फरारी का राइड मत करवाना, तुम कर लेना, लेकिन ध्यान दो। तो फॉर एग्जाम्पल यू आर मूविंग ऑन अ व्हीकल विथ अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। पीछे से कोई गाड़ी ओवरटेक करके आया, और ओवरटेक तब होगा जब उसका स्पीड ज्यादा होगा। तो मतलब कम से कम उसका स्पीड 100 के ऊपर तो है ही। इमेजिन उसका स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर। आप एक व्हीकल में थे जिसका स्पीड था 100, और दूसरा व्हीकल जा रहा है 110, लेकिन ये वेलोसिटी की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये दोनों वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय समवन, अ थर्ड पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एट रेस्ट। उसको तुम्हारा स्पीड कितना दिखेगा? 100, दूसरे का कितना दिखेगा? 110। लेकिन जब तुम मेजर करोगे तो तुमको दिखेगा 10। इट इज जस्ट बिकॉज बोथ ऑफ यू आर मूविंग। तो तुमको ये लगेगा ही नहीं कि वो 110 की स्पीड में जा रहा है, तुम्हारा इतना स्लो जा रहा है, क्योंकि तुम खुद 100 से भाग रहे हो, वो 110 से भाग रहा है। ऐसा कब होता है? व्हेन बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ ए और बी दोनों लोग पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज। करेक्ट, राइट। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा होता तो तुम्हारा डायरेक्शन पॉजिटिव है, उसका क्या होगा? नेगेटिव है। तो यहाँ पे से वीबी को क्या लिखोगे पता है? माइनस। व्हाट इज माइनस एंड माइनस? प्लस। अब सेम एग्जांपल लो, यू आर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर,
This another vehicle which is coming opposite to you with a speed of 110. What will be your measurement of the speed? 210. तो बहुत बार ऐसा होता भी है, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं ना, सामने से कोई आया और हमारे बहुत फास्ट से गया, तो हम लोग बोलते हैं अरे पागल है, इतना फास्ट आ रहा था। वो पागल नहीं है, और तुम पागल हो, तुमको फिजिक्स नहीं पता। तुम 40 पे जा रहे थे, वो 60 पे जा रहा था, तुमने 100 मेजर कर लिया, तो तुमको लगा कि other person is traveling faster, but reality is that that person was riding only at a speed of 60 km per hour with respect to ground, which is basically accepted, legally accepted value, at least on the highways of India. सिटी में नहीं होता, सिटी में 40 का लिमिट होता है। तो एनीवेज, तो रिलेटिव वेलोसिटी में बस इतना ही फॉर्मूला तुमको लगने वाला है, बस इतना एक। अब ये 1D मोशन में ठीक है, क्यों? क्योंकि 1D मोशन के केस में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन या तो अपोजिट है या फिर सेम है। जब लेकिन 2D में जाते हो, तो व्हेन यू गो इन 2D मोशन, हमेशा ऐसा नहीं होगा ना कि सामने से ही गाड़ी आ रहा है या पैरेलल जा रहा है। मे बी यू आर मूविंग नॉर्थ एंड समवन इज मूविंग वेस्ट, तो मोशन कैन बी परपेंडिकुलर ऑल्सो। तो यही फॉर्मूला वहां पे भी लगेगा 2D मोशन में। सिर्फ यहाँ पे वेलोसिटी का एक एक कंपोनेंट होगा, वहां पे वेलोसिटी के दो दो कंपोनेंट होंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूला में एज सच कोई चेंज नहीं है, सेम फॉर्मूला अप्लाई। अब इसमें सिर्फ एक चीज और है, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जेड। जेड मतलब ए व्हीकल, बी व्हीकल, सी व्हीकल, डी व्हीकल, ई व्हीकल, ऐसा जेड नंबर तक हमारे पास व्हीकल्स है। वेलोसिटी ऑफ ए एज मेजर्ड बाय जेड, तो इसको लिखकर तुम ऐसा लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी प्लस वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ई, ऐसा करते जाना आखिरी तक। वेलोसिटी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू, प्लस या माइनस ये डिपेंड करता है डायरेक्शन। देखो नोट्स में लिखा है मैंने, लास्ट में एक लाइन होगा, रिलेटिव वेलोसिटी 2D मोशन का प्लस लिखा है कि माइनस लिखा है? प्लस है ना? हाँ, क्योंकि एज आई सेड ये 2D मोशन है, तो यहाँ पे तुमको वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स चेक करने पड़ते हैं। चलो वो बताऊंगा मैं, एग्जांपल आएगा, आई विल टेल यू। तो वेलोसिटी ऑफ ए मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू जेड, अभी हो क्या रहा है फिजिकली सोचो। ए बी सी डी एफ जी ए जेड तक सबके सब मोशन में है। ए का वेलोसिटी किसने मेजर किया? जेड ने, जेड ने, बराबर। तो ए का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जेड को तुम लिख सकते हो वी ए बी प्लस वी बी सी प्लस वी सी डी प्लस वी डी ई प्लस वी जेड वाई। अभी ऐसा क्यों लिखा होगा? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि वो एक ऐड था, या आई डोंट नो समवेयर, वो ऐसे 10-15 लोग बैठे होते हैं, वो एक के कान में कुछ बोलता है, किसी को मत बोलना, फिर दूसरे को बोलता है तो किसी को मत बोलना, किसी को मत बोलना, किसी को मत बोलना, ऐसा करते करते इंफॉर्मेशन स्प्रेड होता है ना। तो ये वही सिचुएशन है। जेड ने किसका स्पीड मेजर किया? वाई का। वाई ने किसका किया? एक्स का। ऐसा करते करते मतलब ए का वेलोसिटी किसने मेजर किया था? बी ने। उसने किसको बताया था? सी को, बराबर, करेक्ट। बी का किसने मेजर किया? सी ने। सी ने किसको बताया? डी को। तो ये चेन है, चेन। तो इसका मतलब ये है कि ए का वेलोसिटी डायरेक्टली जेड ने मेजर किया ही नहीं। ए का वेलोसिटी मेजर हुआ, बी ने किया, बी का किसने किया? सी ने किया, सी का किसने किया? डी ने, डी का किसने किया? ई ने, और सारे के सारे मोशन में थे। तो जब ऐसा हो तो उस केस में चेन रूल जैसा कुछ बनता है। तो दिस इज चेन रूल टाइप ऑफ थिंग और रिलेटिव वेलोसिटी। तो इतना ही तुमको पता होना चाहिए, नथिंग मोर, बस इतना ही है। ओके, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑफ कोर्स। सॉल्व एग्जांपल 3.3 और एग्जांपल 3.6, दो क्वेश्चन हमारे पेंडिंग थे। An aeroplane A is traveling in a straight line with velocity of 300 kilometer per hour with respect to Earth. थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, राइटिंग डाउन इज नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग,
एरोप्लेन ए का स्पीड कितना है 300 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, और दूसरा एरोप्लेन है बी, उसका इट इज ट्रैवलिंग इन विच डायरेक्शन, अपोजिट, और उसका स्पीड कितना है 350 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 650, ऐड करोगे डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, हो गया बराबर। तो मैं तो लिखने वाला हूं नहीं, तुमको मिल गया आंसर। ए का स्पीड था 300, बी का था 350, दोनों का डायरेक्शन था अपोजिट, अपोजिट हो तो क्या होता है, ऐड होता है, तो 650 हो गया आंसर। उसके बाद व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ थर्ड एरोप्लेन, अभी तीसरा भी आ गया, सी, मूविंग पैरेलल टू ए, पैरेलल टू ए मतलब ए और सी का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो सी और बी का क्या है, अपोजिट है, ए बी, और आ गया सी पैरेलल टू ए, तो ए और सी का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो सी और बी का क्या है, अपोजिट है। ओके, क्या बोला है, क्या बोला है, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ अ थर्ड एरोप्लेन सी मूविंग पैरेलल टू ए रिलेटिव टू अर्थ। तुमको पूछा है व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ एरोप्लेन सी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इफ इट हैज अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 100 विद रिस्पेक्ट टू ए। विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है उसका स्पीड, 100, बराबर। तो क्या करेंगे अब इस केस में, ए का कितना था 300 था, बराबर, बी का कितना था 350 था विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ए का विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना आ गया 650, बराबर। ए को पैरेलल कौन है, सी, ए का कितना है 300, सी का कितना है 100 विथ रिस्पेक्ट टू ए, कितना है 100 विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तुमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अरे कितना दिया हुआ है 100, मैंने अभी तो बताया ये क्या होता है, वीसी माइनस वीए होता है, माइनस होता है कि नहीं, डायरेक्शन सेम हुआ तो, अपोजिट हुआ तो क्या होता है, तो डायरेक्शन सेम था कि अपोजिट था, सी और ए का डायरेक्शन क्या है, A। तो व्हाट विल बी वीसी, व्हाट विल बी वीसी 100 प्लस वीए, व्हाट इज वीए, हाँ तो फिर आंसर क्या आएगा 400, नॉट 200, इट विल बी 400 किलोमीटर पर आवर, ऑफ कोर्स, डन, गुड। व्हाट इज दैट टू बी कंफ्यूज अबाउट, मैं चल रहा हूँ 300 किलोमीटर पे, सामने से 350 पे कोई आ रहा है, 650 हो गया, बात खत्म हो गई, मैं चल रहा था 300 पे, 300, मुझे पैरेलल और एक है, मैंने मेजर किया, उसका स्पीड कितना मिला 100, 100, तो VCA कितना है, VCA 100, बट व्हाट इज VCA, VC माइनस VA, डायरेक्शन सेम था, यस, तो माइनस रखोगे, ये वहां जाएगा तो 100 प्लस V हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सिंपल, गुड, नो नीड टू राइट डाउन, दिस क्वेश्चंस आर नथिंग, हाँ ये सिंपल है, बट जस्ट टू नो, इसको सॉल्व करने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी की कोई जरूरत ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के बिना सॉल्व करेंगे, जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है, एरोप्लेन इज ट्रैवलिंग नॉर्थवर्ड, कहां जा रहा है एरोप्लेन, नॉर्थ, कितने वेलोसिटी से 300 किलोमीटर पर आवर से। अब इमेजिन एक एरोप्लेन था जिसको नॉर्थ में जाना था, नॉर्थ मतलब जे कैब होता है, याद रखना, कितने वेलोसिटी जा रहा है रॉकेट, एरोप्लेन कितने स्पीड से है 300 किलोमीटर पर आवर, ओके। आगे क्या बोला है, विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट होता है, यहाँ पे क्या है वेस्ट, तो विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, wind is blowing from east to west with a speed of 100 kilometer per hour. What is the velocity of aeroplane with respect to wind? इसको सॉल्व करने के लिए ना, एज आई टोल्ड यू, यू डू नॉट नीड
you do not need relative velocity. वेक्टर से ही हो जाएगा ये सॉल्व. दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट कहाँ होता है? अरे रिजल्टेंट कहाँ होता है? कहाँ होता है? डायगोनल होता है. और अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो व्हाट इज द रिजल्टेंट? व्हाट इज रिजल्टेंट? अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर स्क्वायर. पहला वेक्टर क्या है? बी ए. दूसरा क्या है? बी डब्ल्यू. बराबर ना? यस और नो? तो बताओ. 300 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर कितना है? 9 इंटू 10 रेस टू 9 इंटू 10 रेस टू 9 इंटू 10 रेस टू 4 प्लस 10 रेस टू 4. I have told you about a very serious disease that is going around USD, unnecessary speaking disorder. बहुत फैल रहा है वो, थोड़ा संभाल के. तो 9 plus 1 is 10. What is 10 raised to 4 का रूट 100? तो आंसर क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? 100 रूट 10. तो 100 रूट 10 आंसर है. तो इसके लिए कहां पे तुमने रिलेटिव वेलोसिटी यूज किया? नहीं, जरूरत ही नहीं है. तो सिंपल वेक्टर से ही हो गया सॉल्व. हाँ, डायरेक्शन बताओ, ये इंपॉर्टेंट. डायरेक्शन बताओ. नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट. डायरेक्शन के लिए तुमको इसको रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करना पड़ सकता है. तो बताओ व्हाट इज डायरेक्शन? इज इट नॉर्थ वेस्ट? इज इट नॉर्थ ईस्ट? तो अभी ये आपको रहेगा होमवर्क टू फाइंड आउट ओनली डायरेक्शन, बाकी कुछ नहीं. यूजिंग विच कॉन्सेप्ट? रिलेटिव वेलोसिटी. So that is the end of this chapter.